अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं मोहम्मद फरहान साहब जो इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। फरहान साहब हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ चुके हैं। प्रदेश प्रवक्ता थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। 2022 का विधानसभा चुनाव भी एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने एआईएमआईएम से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा देने से कुछ दिन कबल तक ये उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर लड़ने की बातचीत कर रहे थे। इनका दावा था कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफा दे दिया है, असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ दिया है। जानेंगे इस इंटरव्यू में। फरहान साहब, आप मजलिस के एक्टिव प्रवक्ता थे, लगातार आप बोल रहे थे, मीडिया में आपकी खबरें आ रही थी। तो ऐसा क्या हुआ अचानक के आपने इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ दिया है, रिजाइन दे दिया है? देखिए शम्स भाई, मैं पहली बात की शुरुआत करना चाहूंगा। माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब एसटी हसन साहब का टिकट कटा तो एक वो ट्वीट करते हैं, अपने एफबी अकाउंट पर भी डालते हैं, वो बयान भी जारी करते हैं कि मैंने एसटी हसन साहब को बताया था कि आपका टिकट अखिलेश यादव काट देंगे। ये मेरा बयान नहीं है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है, उन्होंने ये जी। बात कही थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बैरिस्टर साहब से कि जब आपको ये बात पता था कि एसटी हसन साहब का टिकट कट जाएगा तो आपको विकल्प के तौर पर वहां पर एमआईएम को खड़ा करना चाहिए था, जब आपको इतना खुफिया जानकारी थी। और हुआ भी वही, एसटी हसन साहब का टिकट कटा, मगर मजलिस ने वहां से कोई भी पर्चा दाखिल नहीं किया, एक भी अपना प्रत्याशी नहीं किया। जबकि मैं पूरी एतमाद के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से आक्रोश मुरादाबाद की आवाम के अंदर था समाजवादी पार्टी को लेकर के, अगर वहां पर मजलिस अपना प्रत्याशी उतारती तो इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होती मुरादाबाद से। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों की कयादत को खत्म कर रहे हैं, मुसलमानों को वो टिकट नहीं दे रहे हैं, टिकट काट रहे हैं, मुसलमानों को वो नेता नहीं बनाना चाहते हैं, वो मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और आप मजलिस के साथ जुड़िए, हम आपको लीडरशिप देंगे, हम आपको लीडर बनाएंगे, हम आपको लीडर बनाएंगे, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, तमाम तरह की चीजें बैरिस्टर साहब कहते हैं। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अखिलेश यादव मुसलमानों की कयादत खत्म कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, तो आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतार करके मुसलमानों की कयादत खत्म करने का ही तो काम किया है आपने। आपने कौन सी कयादत बढ़ा दी? फरहान साहब, आप पहले से बार बार कह रहे थे, मैंने इंटरव्यू भी देखा था आपका एबीपी न्यूज पर, आप ही कह रहे थे कि हम 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप ही शायद दावा कर रहे थे कि वो यूपी की ही एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सीधे आप कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, प्रत्याशी उतारने से इनकार कर दिया है? आप जो बातें कह रहे थे, क्या अपनी तरफ से कह रहे थे या पार्टी की मीटिंग में बातचीत तय हुई थी? देखिए शम्स भाई, अगर मैं खाली कह रहा होता तो इस वक्त हो सकता था कि मजलिस के लोग ये कह देते कि वो फरहान अपनी तरफ से बातें कह रहे थे, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय थी। सैयद आसिम वकार जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो सीट तक का अनाउंसमेंट कर दिया था। उसके बाद शौकत अली साहब जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने 20 सीटों का प्रस्ताव बनाकर भेजा और उन्होंने कहा कि वो खुद आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने अपने प्रत्याशी का भी चयन कर लिया है, बेशक बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ताला मजलिस बड़ी मजबूती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बेनकाब करेगी और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हुकूमत बनाने नहीं देगी। ये बयान किसके थे? ये बयान पार्टी के वो जिम्मेदार लोगों के हैं जो आज की डेट में पार्टी में मौजूद हैं। खैर मैं तो नहीं हूं, तो इसलिए किया कहा जा सकता है कि ये बयान भाई उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। चलो अगर मान लेते हैं एक आदमी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, तो जो जो और उत्तर प्रदेश से आते हैं जिन्होंने सीट का अनाउंसमेंट किया और जिन्होंने कहा कि नहीं हम लड़ाएंगे, और उनके कहने के ही बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी 80 लोकसभा सीट हैं, उन लोकसभा सीटों पर एमआईएम के प्रत्याशियों ने अपने झंडे, बैनर, पोस्टर, होल्डिंग और सारी तमाम चीजों की तैयारी कर ली। आज तो उनके अरमानों पर भी पानी फिर गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब मैं इसकी मोटी बात बताना चाहता हूं, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? ये अभी तत्काल प्रभाव से
ये अनाउंसमेंट हुआ कि हम उत्तर प्रदेश की एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये ऐलान कब मेरे हुआ कि इलम में जो है, चुनाव नहीं लड़ेंगे? ओवैसी साहब ने ऐलान किया ये? ये अंदर खाने का ऐलान है, ये अंदर खाने का ऐलान है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बात ये बड़ी नागवार गुजरी। मैंने कहा कि अगर आपने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के दबाव में आकर माननीय राहुल गांधी जी से मिलते हैं और उनसे आप अंदर खाने एक पैचअप करते हैं या आपसी समझौता करते हैं, अघोषित जिसको समझौता कहते हैं, वो समझौता करते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। हम भी चाहते थे कि इंडिया अलायंस के साथ सब लोग चलते हैं और मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराया जाता है। ये देश का मुसलमान बहुत मजबूती से ये चाह रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरी बात नहीं थी। तो मगर इसको अंदर खाने में या इसको बंद कमरे में करने की क्या जरूरत थी? इसी बात को ओपन तरीके से करते तो उत्तर प्रदेश के जो एमआईएम है उसके नौजवान भी बड़ी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ लगते। हम भी कांग्रेस और सपा के कैंडिडेटों को जिताने का काम करते। मगर बैरिस्टर साहब ने ये चीजें बंद कमरे में की, ना करके इसको पब्लिकली किया। अब बैरिस्टर साहब की क्या मजबूरी रही ये वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता हूं। मगर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बैरिस्टर साहब ने ये जो किया है इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बहुत आघात पहुंचा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। फरहान साहब, अभी ओवैसी साहब ने लखनऊ आकर के अलायंस किया है पल्लवी पटेल के साथ, और इस अलायंस का मतलब है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए वो कर रहे, चूंकि ये इलेक्शन का मौका है। तो आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ओवैसी ने या एमआईएम ने इलेक्शन लड़ने से साफ इनकार कर दिया है एक भी सीट पर, दूसरी तरफ वो अलायंस करके मैसेज दे रहे हैं कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और वो मौजूद है यूपी की सरजमीन पर। देखिए ऐसा है शम्स भाई, उन्होंने पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन किया है। पल्लवी पटेल प्रेजेंट टाइम समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं। पल्लवी पटेल कुछ भी कहें, इससे कोई लेना देना नहीं है। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की ही एमएलए, उन्हीं के सिंबल पर, अखिलेश यादव के सिंबल पर ही वो एमएलए बनी हुई। मैं पल्लवी पटेल की तो बात दूर की है, मैं पल्लवी पटेल जी के पिता को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। सोनीलाल पटेल जी यही फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। ये परिवार कभी मुसलमानों का सगा हुआ ही नहीं। मैं आपको इसके बारे में और बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने अपना दल बनाया था, अपना दल, आज अपना दल में दो फाड़ हो गए हैं। तो इनके पिताजी ने जब अपना दल बनाया तो खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मरहूम अतीक अहमद साहब जो एक्स एमपी रहे, तो उनको उन्होंने इसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उस पार्टी को 3 विधायक हासिल हुए, कामयाबी हुए। मुसलमानों ने मजबूती के साथ अपना दल को वोट दिया। सोनीलाल नहीं जीते, बाकी पार्टी के 3 विधायक जीते, जिसमें प्रतापगढ़ से हाजी मुन्ना साहब भी जीते, अतीक अहमद साहब जीते और एक विधायक और जीते, मुझे उसका नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा। मगर उसके बाद हुआ क्या कि ये सोनीलाल पटेल जी जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और ये मुसलमान और पटेल वाला जो आपसी गठबंधन था वो खत्म हो गया। और जब वो उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद उनकी बेटी ने इस पार्टी की कमान संभाली और फिर उन्होंने संपर्क साधा अतीक अहमद साहब से। तब समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को निष्कासित कर दिया था। फिर उन्होंने संपर्क साधा और फिर पार्टी में अतीक अहमद साहब को ले लिया। ये बात उस वक्त की है, 2012 कहेंगे। तो अतीक अहमद साहब यहीं से शहर पश्चिमी सीट है इलाहाबाद की, उस सीट से उन्होंने अपना दल से पर्चा भरा और चुनाव लड़े। तकरीबन 11,000 वोटों से वो चुनाव हार गए। मगर उस चुनाव में अतीक अहमद के नाम पर, अतीक अहमद का नाम तो बड़ा था, और उस चुनाव में उन्होंने अतीक अहमद के नाम पर अपने तकरीबन 60 से 70 टिकट बेचे और हर टिकट का एक रेट फिक्स कर दिया कि इस रेट पर हम टिकट बेचेंगे। तो मुसलमानों का वोट बैंक बेचा। मगर मुसलमानों ने मजबूती के साथ अपना दल को तोड़ दिया, मगर पटेलों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया। ये गठबंधन था। इस मर्तबा भी क्या वो पार्टी? मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ही गठबंधन खत्म हुआ, इनकी बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई और जाने के बाद गठबंधन कर लिया। उनको मिर्जापुर सीट और प्रतापगढ़ सीट ऑफर की गई। वो एमपी बन गई, केंद्र मंत्री बन गई, आज भी ये है। अब इसके बाद इन लोगों ने आपस में आपसी खींचातान हुई, लड़ाई हुई, सारी चीजें हुई, तो इन्होंने एक नया दल और बना दिया, अपना दल कमेरावादी करके, पल्लवी पटेल जी।
पल्लवी पटेल जी भी सोनीलाल पटेल जी की ही बेटी हैं और अनुप्रिया पटेल जी की ही बहन है। मैं एक भी बता दूं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब की समाजवादी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अखिलेश यादव में हैसियत नहीं थी कि उन विधायकों को रोक पाते। जब पल्लवी पटेल जा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी तो आप उन मुसलमानों से क्या कहेंगे जो आज पल्लवी पटेल के लिए आप वोट मांगेंगे या उनकी माता जी के लिए वोट मांगेंगे या पल्लवी पटेल के दल के लिए वोट मांगे, तो फिर उस मुसलमान को आप किस मुंह से समझाएंगे, क्या बताएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल अच्छा, आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे तो आप ये भी कह रहे थे कि ओवैसी साहब ने राहुल गांधी से मुलाकात की है या कांग्रेस से समझौता किया है, जबकि देखा जाता है कि एमआईएम की जो असल लड़ाई है वो कांग्रेस से ही है और हमेशा एमआईएम कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रही है। ओवैसी साहब खुद अपने भाषणों में बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे 35 से 36 सीटें आती हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जिसमें असद साहब खुद ये बयान दे रहे हैं कि मैं ये जानता था कि एसटी हसन साहब आपका टिकट कट जाएगा, आपको टिकट अखिलेश यादव नहीं देगा। जब आप ये जान रहे थे तो उस सीट पर आपने अपना कोई खुद नहीं खड़े हुए, आपने उस चीज को इग्नोर क्यों करने का काम किया? ये बड़ी बात है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये बात पक्का यकीन है, जब ये 100 सीट उत्तर प्रदेश में लड़े थे तो सबसे ज्यादा वोट इनको मिला था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर वोट का परसेंट इनके इस तरीके से थे, कहीं पर ये 12,000, कहीं 14,000, कहीं 18,000, कहीं 22,000, इस तरीके से इनको वोट ऑफ परसेंटेज रहे पर इनके तमाम प्रत्याशियों के। जब हम ये पूर्वांचल की तरफ आए, पूर्वांचल की तरफ जैसे हम पढ़ते थे तो हमारे वोटा परसेंटेज ये हुआ करते थे कहीं पर 500, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 900, कहीं 1500, कहीं 2000, इस तरीके से 2000 के ऊपर कोई सीट पर हम नहीं जीत पाए। इससे ज्यादा एक सीट थी गुड्डू जमाली साहब की, जो मुबारकपुर की सीट थी, उस सीट पर 32,000 वोट मिले। उस सीट पर मैं उनका खुद अपना जानता किरदार हूँ और था। उनका अपना किरदार था, उनका अपना व्यक्तित्व था जो वो 32,000 वोट पाए और आज वो समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मजलिस पूर्वांचल में, अवध में, बुंदेलखंड में शून्य के बराबर है। मजलिस का जो भी जनाधार है या जो भी मजलिस का सपोर्टर हैं वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मगर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव नहीं लड़ा या यूं कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा तो आपने किससे गठबंधन किया? ये तो हर कोई पूछेगा, ये हर कोई पूछेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब 100 सीट लड़े थे तो उस वक्त तेलंगाना में बीआरएस की सरकार थी, उस वक्त बीआरएस की सरकार थी। और आज जब ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहां के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं, जो कल तक असद साहब चीख चीख कर कह रहे थे कि सोनिया गांधी आरएसएस की मां है। रेवंत रेड्डी को आप पेंटिया बता रहे थे, खाकी चड्डी वाला बता रहे थे। उस रेवंत रेड्डी के साथ बैठ करके गलबैया कर रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं, उसके मंच पर उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उनके साथ लंदन टहल रहे हैं। तो आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं? मगर मुझे एतराज नहीं है, प्रदेश की जनता को भी एतराज नहीं होता। आप ये बात अगर पब्लिकली मंच पर आके कहते कि हम भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनने के लिए इंडिया अलायंस को समर्थन कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये भी दाग मिट जाता कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, फिर हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगाने वाला होता, फिर हमें कोई भाजपा का एजेंट ना कहता, फिर हमें कोई भाजपा का दलाल ना बताता, ये हमारे ऊपर से दाग मिट जाते। मगर आपने बंद कमरे में करके इस शक को और मजबूत कर दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे और कांग्रेस को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। ये एक बड़ा प्रश्न है, सोचने वाली बात है। अब तक फरहान साहब एमआईएम पर ये इल्जाम लगता रहा कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है, कुछ लोगों का ये इल्जाम है, बड़ी मजबूती के साथ कहते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ओवैसी या एमआईएम कांग्रेस से भी मिली हुई है, कांग्रेस से भी इनका अलायंस है और इसलिए ये यहाँ अपने उम्मीदवारों को खड़े नहीं कर रहे ताकि तेलंगाना में उनकी दोस्ती बरकरार रहे। देखिए, ये साहब, हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो
प्रधानमंत्री का गेट है, जिसने उत्तर प्रदेश से अच्छी खासी सीटें पा ली, वो प्रधानमंत्री या सरकार बनाने में बड़ा आसान हो जाता है। ये सबको पता है। तो एक तरह से यूं कहें कि ये दिल्ली का केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश, यहीं से सारी कहा सियासत जाता है कि दिल्ली डिसाइड का होती है। रास्ता यूपी और बिहार और से होकर गुजरता पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है, 80 लोकसभा सीटें। इससे है। ज्यादा सीटें वाला कोई यही राज्य नहीं है। नहीं है। और अगर हम इन सीटों को मजबूती के साथ इंडिया लाइन, और कांग्रेस ने इतना सेक्रीफाई किया कि समाजवादी पार्टी के साथ 17 सीटों पर समझौता कर लिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, सत्ता से हटाना। जबकि उत्तर प्रदेश में ये माहौल था कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे और हम इस बार विकल्प के तौर पर कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे। ये मुसलमानों का अपना ओपिनियन था, मगर उसने ये बात को जानते हुए भी समाजवादी पार्टी के साथ 17 सीटों पर गठबंधन कर लिया और फिर से समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट बैंक रुक गया। ये सच्चाई है। तो इतना बड़ा सेक्रीफाई अगर समाजवादी पार्टी के साथ कर सकती है तो बैरिस्टर साहब को बुला करके आपसे समझौता क्यों नहीं हो सकता है? शासन सत्ता है, शासन सत्ता बड़ी ताकत होती है। तो इन्होंने सेक्रीफाई किया ना, इन्होंने कुर्बानी दी, एक भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। हाँ, कुर्बानी दी है, ये बिल्कुल मानता हूं। इंडिया अलायंस के लिए इन्होंने कुर्बानी दी, बड़ी यहाँ कुर्बानी पहले तो दी। कुर्बानी का ऐलान होना मुबारकबाद चाहिए भी था, पेश आपको करते कहना हैं। चाहिए था खोल करके कि हम इंडिया अलायंस का समर्थन बस कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को न आप उतार अगर कर। खुल करके कहते, आप अगर खुल करके तो कहते खुलकर कि न हम कहने इंडिया में क्या अलायंस है? का। फरहान साहब, एक तरफ तो देखा जा रहा है कि तेलंगाना में ओवैसी साहब के अच्छे रिश्ते हैं, साथ में इफ्तार कर रहे हैं, उनके भाई के भी अच्छे ताल्लुकात है। रेवंत रेड्डी ने भी खूब तारीफ की, एक वीडियो भी वायरल हुई है ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में। और यूपी में एक भी उम्मीदवार न उतार करके, और खासतौर पर वेस्ट यूपी में न उतार करके उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को। और ये हमेशा कहते भी हैं कि अगर इनको लोग जीतेंगे भी तो ये सपोर्ट करेंगे अलायंस को, जैसे बिहार में करते हुए जहां जरूरत पड़ती है। तो फिर खुल करके क्यों नहीं बोल रहे? मजबूरी क्या हो सकती है यूपी में, मतलब मजबूरी छुपाना और मजबूरी तेलंगाना में ऐलान करना? मजबूरी मजबूरी जहां तक मुझे लगता है, मैं दो चीजों को रेखांकित करूंगा। एक तो उनको ये लगा कि अगर हमने इसको ओपन करके किया तो जो हमारा कार्यकर्ता है, जिसको हमने ये बताया है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है, कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद शहीद कराने का काम किया है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की क़यादत खत्म करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमान की लीडरशिप खड़ी हो, तो उसी के बिहाफ पर ही तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में आज अपनी पार्टी को खड़ा कर रखा है। और अगर हमारा कार्यकर्ता कल की डेट में हमने उसको सच बता दिया तो वो चला जाएगा फिर अलायंस के लोगों के साथ, और जब अगर लोग चले जाते हैं तो फिर वापसी नहीं आते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात और रेखांकित करना चाहूंगा, उनको जी। ये भी लगता है कि अगर कल की डेट में खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी आ गई तो उसके बाद फिर ईडी और सीबीआई की हमारी भी जांच हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इसके अलावा जो जेड प्लस सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने उनको दे रखी है, वो भी उनसे वापस ली जा सकती है। और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनसे छीन सकती है। ये एक डर है उनके पास, इस वजह से हो सकता है, मैं इसको पूरा पुख्ता या प्रमाणित तौर पर तो नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कि यही डर उनकी वजह रही हो जो उन्होंने इस फैसले को पब्लिकली नहीं किया। मगर हाँ, अगर ये फैसला पब्लिकली करते तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आवाम इससे बहुत खुश होता। देश की आवाम के अंदर एक मैसेज जाता कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के बी टीम नहीं है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक प्रोपोगंडा था उनको बदनाम करने के लिए। और इस प्रोपोगंडे से वो खुद ब खुद बाहर आ जाते, उनको कसम न खाना पड़ता हर मंच से खड़े होकर के कि मैं कसम खाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं हूं, या उनके छोटे या बड़े कार्यकर्ता या सपोर्टर को ये शर्मिंदा ना होना पड़ता किसी भी मुसलमान के सामने, आम मुसलमान के सामने, कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में सफाई न देना पड़ता। ये फैसला बहुत बड़ा फैसला होता और इससे एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ती और काफी सीटों जीतने में कामयाब होती, क्योंकि ये दाग ही मिट जाता। तो मुसलमानों को फरहान हम साहब, समझाने में अच्छे से कामयाब होते। वेस्ट यूपी का बार बार चर्चा में आता है, क्योंकि वेस्ट यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी भी है। विधानसभा में भी अखिलेश को सबसे ज्यादा सीटें इधर से ही मिली थी। तो वेस्ट यूपी में वो कौन सा एरिया है जो एमआईएम का सबसे ज्यादा मजबूत है?
मुरादाबाद है, संभल है, रामपुर है, उधर मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर में कौन सा एरिया आप लोगों का सबसे मजबूत था, जहां आप लोगों को यकीन था कि सीटें निकल सकती है? देखिए, मुरादाबाद हमारा एरिया बहुत मजबूत था। इवन एक वहां से कैंडिडेट ने पर्चा भी भरा और उसने कहा भी कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मजलिस हमें अपना एबी फॉर्म देगी। उसको भी मना कर दिया गया। शौकत साहब ने बाकायदा एक बयान जारी करके कह दिया कि नहीं, हमारा इस तरह का कोई उम्मीदवार नहीं है। संभल में हमारे चेयरमैन भी हैं और हम्म। पार्टी बहुत मजबूत है। संभल में भी हम जीत सकते थे और रामपुर भी हम बहुत मजबूत हैं। हम सहारनपुर बहुत मजबूत थे, अमरोहा बहुत मजबूत थे, हम बदायूं बहुत मजबूत थे, हम नगीना दलित बहुल सीट है, तो जो जय जय नीम और जय भीम का नारा दे रहे थे, तो वहां से अगर एक अपना दलित उम्मीदवार उतारते, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट होने के नाते वहां पर हम एक अच्छी तादाद में वोट ऑफ परसेंटेज हासिल कर सकते थे। वहां हम हारने और जिताने की पोजीशन में थे। तो ऐसी तकरीबन बहुत सी सीटें हैं थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरह से यूं कहें कि एमआईएम की जान थी। आपने जान को ही चाकू से काट के निकाल दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन इलाकों में आपके उम्मीदवार थे, लोग लड़ने के लिए रेडी थे, तैयार थे, केडर है, इसके बावजूद उन्होंने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कई मतलब ऐसा होता है कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन वहां आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई वहां आपका केडर नहीं है, इस वजह से उम्मीदवार को उतारना मुश्किल हो जाता है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात ये कहना चाहूँगा, मैंने मजलिस भले छोड़ दी मगर मैं आज भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। बहुत ही काबिल आदमी हैं, मैं उनके बराबर कहीं पर भी नहीं ठहरता। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुझ पर एहसान भी है। उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, मुझे प्रवक्ता बनाया, इस लायक बनाया कि आज टीवी पर बैठ सक रहा हूँ, लोग मुझे बुला रहे हैं, बोलने का मौका दे रहे हैं। ये उनका एहसान है, मैं एहसान फरामोश नहीं करता हूँ। मगर जो बात हक है, अगर हक बात बोलने के लिए आपको दलाल कहा जाए, आपको एजेंट कहा जाए, आपको कहा जाए कि आपने पैसे ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो ठीक है, वो अपनी अलग बात है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। पिछले मगर दिनों बैरिस्टर साहब ने मगर कुछ दिनों में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं तो जो उनकी ही पार्टी के लोगों को नागवार गुजरे। एक दिल्ली में फैसला लिया उन्होंने, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया एक व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरा पूरा देश जानता है वो व्यक्ति किस व्यक्ति का आदमी है, वो व्यक्ति कितने रुपए में बिकने वाला व्यक्ति है। और दिल्ली की आवाम ने उसे अभी भी स्वीकार नहीं किया। 4 लोग स्वीकार कर सकते हैं जिन्होंने बनाया है, वो स्वीकार कर सकते हैं, मगर दिल्ली की आवाम ने ना स्वीकार किया, ना एमआईएम पार्टी ने उसको दिल से स्वीकार करने का काम किया। बस वही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला है, तो इसलिए हर कोई खामोश है। बिल्कुल आपने एक बड़ा सवाल उठाया है, यहाँ भी अवाम में नाराजगी है, लेकिन क्यों? अच्छा, किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, कोई पोस्ट दिया जाता है, तो पार्टी से मीटिंग नहीं की जाती है, वर्करों के साथ कोई सलाह मशवरा का माहौल नहीं है क्या? सीधे फैसला आता है ऊपर से कि होंगे? हमारे यहाँ भी यकीन मानिए कि हमारे यहाँ भी बिल्कुल डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है कि जो हैदराबाद से फैसला हो जाए तो वो फैसले को मानना है। अगर आप नहीं मानते तो आप पार्टी छोड़कर चले जाइए, कोई हमारे पर असर पड़ने वाला नहीं। न जाने कितने नौजवान बहुत मजबूती के साथ काम करने वाले पार्टी छोड़ करके चले गए। और मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप देखिएगा कि जो ये फैसला है, ये एक तरह से यूँ कहें कि ये तकब्बुर है। ये तकब्बुर अल्लाह को सबसे नागवार गुज़रता है किसी भी चीज़। आज अगर आवाम ने असद ओवैसी साहब को इज़्ज़त दी और अल्लाह ने उनको इतनी शोहरत दी, तो इस शोहरत और इज़्ज़त के दम पर आप तकब्बुर नहीं पाल सकते हैं। तकब्बुर अल्लाह को बहुत बुरा लगता है और जिसने प्रधान साहब, तकब्बुर आखिरी किया, अल्लाह सवाल ने है। उसको खत्म कर दिया। आप पिछले दिनों कह रहे थे कि हमने एक सीट चुन रखी है ओवैसी साहब के चुनाव लड़ने के लिए। कौन सी सीट थी जहां से आप चुनाव लड़वाना चाह रहे थे उनको? हम नहीं लड़वाना चाह रहे थे, पार्टी उनको खुद लड़वाना चाह रही थी, वो खुद लड़ना चाह रहे थे। और मोस्ट प्रॉबली अगर ये राहुल गांधी वाली डील फाइनल ना हुई होती उनकी, कांग्रेस से उनकी आपसी डील समझौता ना हुआ होता, तो वो संभल सीट से चुनाव लड़ते शफीकुर रहमान बर साहब के इंतकाल के बाद। ये किनका वही फैसला था? सीट। ओवैसी साहब ने भी कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया था, या महज आप लोगों का सजेशन था? कैसा कीजिए आप? देखिए, कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि खुद नहीं कहे जाते, दूसरे से कहलवाए जाते हैं। तो किससे जैसे कहलवाया गया था? अपने रिश्ते के लिए आदमी खुद नहीं कहता, वो घर के लोगों से कहलवाता है, वो अपने यार दोस्तों से कहलवाता है, पड़ोसियों से कहलवाता है, वो खुद नहीं कहता। ये परंपरा रही है। तो वो इतने बड़े लीडर हैं, वो खुद जानते हैं। तो ये चीजें थी, तो उस चीजों को हम लोगों ने आगे परसू करने का काम किया।
कल और ये ट्विटर पर भी था, अगर वो पर्चा भरते तो ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ, तो इतिहास लिखा जाता कि बैरिस्टर साहब को एक रैली के अलावा दूसरी रैली करने की जरूरत नहीं होती और अपार मतों से वो विजयी होते। और उसका असर ये पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम बहुत मजबूती के साथ खड़ी वो हो जाती। पीछे क्यों हट गए संभल से चुनाव लड़ने से ओवैसी साहब? अब आप ये बताइए, वही संभल से वही तो चुनाव सारी होगा, बात हम दूर की बता रहे बात हैं, है। वही वही सुनिए, रीजन है, वही वजह है, मतलब जो आप अब तक बता रहे हैं संभल से चुनाव लड़ने की बात तो दूर, उन्होंने 80 सीटों की कुर्बानी दे दी इंडिया अलायंस के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आपकी मोदी जी कल को एक हटाने के लिए उन्होंने, थी। सुनिए, मोदी जी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार तीसरी बार ना बने, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने, इसलिए उन्होंने ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी और उन्होंने पूरे देश में कुर्बानी दी। अभी ये केवल उत्तर प्रदेश की हम और आप बात कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ सिर्फ 3 सीटों पर वैसी साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक हैदराबाद, दूसरा सीमांचल की सीट है, अख्तरुल इमाम साहब लड़ रहे हैं, किशनगंज, और तीसरी औरंगाबाद। चौथी किसी सीट पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिर्फ ये प्रोपोगंडा चलता रहेगा और एक बाई एक करके नॉमिनेशन की डेट निकलती रहेगी। अब ये निकल गई, अब चौथे की निकल गई, अब पांचवें, अब छठवें, अब सातवें चरण की नॉमिनेशन निकल ये गई बात और आपने आखिरी सही कही। मोबाइल आप जब हमने देखेंगे अपने तो चर्चा सिर्फ में 3 यही सीटों पर कहा। एमआईएम चुनाव लड़ेगी। ये बात आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, मैं मानता हूं। मैंने भी बहुत पहले ही अपने एक तज्जिया में कहा था, जब आपकी भी वो वीडियो सामने आई थी, आपका इंटरव्यू सामने आया था, कि एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश है या प्रोपेगेंडा है। लड़ेंगे तो सिर्फ 3 से 4 सीटों पर ही, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार भी नहीं। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि उनके पास उम्मीदवार थे कई जगहों पर। आपकी कल एक बाइट वायरल हो रही थी ट्विटर पर, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं तो अफजाल अंसारी ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और कहा हम समाजवादी लोग हैं, जबकि देखा जा रहा है कि घर के सारे लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल हो रहा है, माशाल्लाह कुरमा निहारी वो खा रहे हैं। और एक अच्छा था, सब लोगों ने वेलकम किया कि अखिलेश नहीं गए, दूसरे नेता नहीं गए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी गए। हालांकि पार्टी लेवल पर उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आप पार्टी छोड़ते ही ओवैसी पर इस बारे में भी इल्जाम लगाने लगे कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, उनकी बेइज्जती की गई वहां। देखिए, मैंने इल्जाम जो लगाया है, मेरे इल्जाम में कुछ बात तो है। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी साहब के यहाँ गए, ये बात बिल्कुल सच है, जाना भी चाहिए। हमदर्दी रखनी चाहिए अपने कौम के लोगों से। अगर आप मिल्ली के मसले पर लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप देश का एक चेहरा है, मिल्ली का चेहरा है, मिल्ली का चेहरा, और हमें खुशी की बात है गए ये तो। मगर वहां पर जो सुलूक किया उनके साथ अफजाल अंसारी साहब ने, उनके बड़े भाई सिबकत उल्लाह अंसारी साहब ने, आप अपने फ्रेम में अफजाल अंसारी साहब या सिबकत उल्लाह अंसारी साहब को दिखा दीजिए तो मैं आजीवन के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। अगर किसी के घर पर कोई व्यक्ति जाता है, ये पुरसे में गए थे, वहां राजनीतिक समझौता करने नहीं गए थे कि राजनीतिक समझौता करने के लिए गए थे, वो पुरसे में गए थे, उनको सांत्वना देने के लिए गए थे, तिजारत के लिए गए थे। तो उनसे अफजाल अंसारी साहब बगल के कमरे में लेटे हुए थे, वो कमरे से निकल के बाहर नहीं आए। सिबकतुल्लाह अंसारी उसी घर में मौजूद होते हुए एक बार भी नहीं निकल के आए। और सिबकतुल्लाह अंसारी साहब के बेटे मन्नू अंसारी, जो 4 दिन एक भी बार लाल टोपी नहीं लगा के ठहरे, उन्होंने पूरे गाजीपुर में किसी को नहीं बताया कि हम समाजवादी हैं, मगर जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद उनके घर पर हुई, उन्होंने फट से लाल टोपी लगा ली, दिखाने के लिए कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा, मुख्तार अंसारी साहब के बेटे उमर अंसारी साहब, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। उमर अंसारी साहब को ओवैसी साहब ने गले लगाया। उमर अंसारी साहब पूरे वक्त जब तक वो थे उनको खाना खिलाया, उनकी इज्जत की, उनके साथ खड़े रहे, उनसे बातें की। क्यों? क्योंकि उमर अंसारी अभी राजनीति में किसी दल में नहीं, इसलिए उन लोगों ने उमर अंसारी को एक फेस बना के आगे किया, क्योंकि उमर अंसारी तो किसी दल में। आपने आपने तक बड़ा आरोप लगाया है और इसकी सफाई तो खुद अच्छा, एक बात समझ देनी पाइए, होगी। देखिए दिमाग से उतर गई, दिमाग से जी। उतर गई। एक बात और कहना चाहूंगा, आप मुख्तार अंसारी साहब के गम में शामिल हुए, आपको गम में अतीक अहमद की भी शामिल होना चाहिए, तो उससे बड़ा गम था। उनका हम तो भाई, उनका पार्टी में बेटा, उनका शामिल भती हुए थे। उनका, हाँ, उनका भाई, उनका बेटा, और न जाने कितने लोगों की कुर्बानियां हो गई, वहां शामिल होना चाहिए था ना। आप वहां नहीं गए, आप वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए ये आप जान सकते हैं। बिहार में आपके प्रत्याशी जो आपके लिए कुर्बानी दे दी, उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, असलम मुखिया, आप उनके यहाँ नहीं गए। बिहार आप 4 बार गए,
उसके मरने के बाद, शहीद होने के बाद आप नहीं गए असलम मुखिया के यहाँ, आपका फोन जिला पर अध्यक्ष गालिबन जो शहीद बातचीत हो की गया। थी उन्होंने उनकी फैमिली से, फोन पर बातचीत करके हाँ, बातचीत की। फोन से देखिए, फोन से बात करना और पार्टी में एक बड़ी कुर्बानी दे दे और आप फोन से बात करना, मैं इसको नहीं मानता हूँ राजनीति। आपको जाना चाहिए था, आपकी पार्टी का मुख्तार अंसारी पार्टी के वर्कर नहीं थे, मुख्तार अंसारी पार्टी के नेता नहीं थे, मगर आप गए ना 400 किलोमीटर सफर करके, आपको वहां पर दिख रहा था, माइलेज दिख रहा था, किसका माइलेज हमें मिल जाएगा। गुजरात ओवैसी साहब, एक मिनट में मेरी बात बताइए, गुजरात ओवैसी साहब कितनी बार गए होंगे? 50 बार गए, 15 दिन रुक करके वहां प्रचार किया, मगर जिस बिल्किस बानो के बारे में वो है, पूछिए किसी भी फरहान साहब एमआईएम के नेता से पूछिए, बात की गए कभी? बिल्कुल। आखिरी सवाल, अब आप जाना किस चाहिए था पार्टी ना को बिल्किस ज्वाइन बानो के घर। करना? बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहिए, भाई हम पूछेंगे उनसे भी। भाई आखिरी सवाल फरहान भाई आपसे, सुन, कि अब आप किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं? शम्स सुब्रे साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने इतना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रखा है, इतना बुलवा रखा है कि अब हमें कोई पार्टी पूछने को नहीं है। और एमआईएम छोड़ने के बाद अब इंशाल्लाह घर बैठेंगे। जरूरी नहीं है कि सियासत ही की जाए, और भी बहुत से काम होते हैं जिससे कौम को भला पहुंचाया जा सकता है, वो काम करेंगे, क्योंकि हमको कहीं का नहीं छोड़ा गया। और ये भी एक बात और कहूंगा, चुनाव खत्म जी। होने दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो भगदड़ मचेगी, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको संभाल नहीं पाएंगे। तब ओवैसी साहब को एहसास होगा कि हम जो फैसले लेते हैं वो तानाशाही के फैसले होते हैं, हम जो फैसले लेते हैं वो जनमत के फैसले नहीं होते हैं। अगर जनमत के फैसले होते तो इतनी बड़ी भगदड़ ना होती, इतने बड़े लीडरान हमारे से हट न जाते। एक बात और कहना चाहूंगा, जी। आखिरी बात में कहना चाहूंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट से लेके सड़क तक एक बात कहते हैं, जय भीम जय भीम नारा देते हैं। इन्होंने ही नारा दिया, वो कहते हैं कि हम मुसलमान और दलितों की आवाज हैं, हम मुसलमान और दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए होते हैं, हम उनकी क़यादत को मजबूत करने के लिए होते हैं। आप बताइए, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मुसलमान। उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मुसलमान। झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मुसलमान। मुंबई का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मुसलमान। हैदराबाद में आप प्रदेश अध्यक्ष जान ही रहे हैं, मुसलमान। जब हर राज्य का प्रदेश, बिहार का के बाद गुजरात आ जाइए, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मुसलमान। सारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं मुस्लिम, और सारे पद बांट रखे हैं मुसलमानों को, और बात करते हैं जय मीम और जय भीम की। ये कहाँ तक जायज है? ये तो दलितों को भी बेवकूफ बनाने का काम हुआ ना। कि दलित शायद साथ आते भी ना हो, दलित नहीं चाहते हो कि वो मायावती को हम छोड़ तो फिर कर आप जाएं। नारा क्यों देते हैं? फिर हम कह रहे हैं, जब आपको ये एहसास है दलित नहीं आएंगे, दलित हम अपना वोट किसी और को देंगे, तो फिर नारा देने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं सिर्फ मीम की बात करते हैं आप? भीम की बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने वक्त दिया और आपने खुल करके बातचीत की। हमारे साथ फरहान साहब हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश में स्पोक पर्सन रहे हैं और 2022 का विधानसभा इलेक्शन भी लड़ चुके हैं इलाहाबाद की एक विधानसभा सीट से। अब इन्होंने एमआईएम को छोड़ दिया है और एमआईएम छोड़ने की इन्होंने ये सारी वजह बताई है, इन्होंने रीजन बताया कि क्यों फरहान साहब ने एमआईएम से रिजाइन किया है। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की। कैसे लगी आपको हमारी शुक्रिया भाई। गुफ्तगू और आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।